आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के उस शाहकार की जिसका नाम है गोदान। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि यह ग्रामीण भारत का एक ऐसा आईना है जिसमें उस दौर की हर सच्चाई साफ साफ नजर आती है। कहानी का दिल है होरी नाम का एक आम किसान। और उसका सपना क्या है? एक गाय। पर यह कहानी सिर्फ एक गाय पाने की नहीं है। असल में ये उस इज्जत, उस सम्मान की कहानी है जिसे पाने के लिए होरी जैसी आम इंसान पूरी की पूरी व्यवस्था से टकरा जाता है। देखिए, होरी की इस पूरी दुनिया को अगर समझना है ना, तो बस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है मर्यादा। तो होरी के लिए गाय का मतलब सिर्फ दूध या पैसा नहीं था। नहीं, उसके लिए गाय का मतलब था इज्जत, समाज में एक रुतबा। एक तरह से ये उसके होने का सबूत थी उस दुनिया में जो उसे हर पल कुचलने को तैयार रहती थी। लेकिन होरी का ये सपना एक ऐसे मकर जाल में फंसा हुआ था जिसे बहुत सोच समझकर बुना गया था। चलिए जरा देखते हैं कि इस जाल के धागे किन किन ताकतों के हाथ में थे। तो इस शोषण के चक्र में तीन बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ जमींदार जो लगान वसूलता था, दूसरी तरफ महाजन जो ब्याज पर ब्याज लगाकर कर्ज के बोझ को बढ़ाता जाता था, और फिर थे पंडित जो धर्म के नाम पर अपना हिस्सा वसूलते थे। मतलब होरी के लिए निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब इस जुल्म से निपटने के दो अलग अलग नजरिए थे। एक था होरी का, जो मानता था कि भाई गर्दन दबी हो तो चुपचाप सहलाने में ही भलाई है, और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी धनिया, जो कहती थी कि जिस घर में रोटी तक नहीं उस घर के लिए इतनी जी हुजूरी क्यों। धनिया की आवाज असल में उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। और ये टकराव सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं था, नहीं, ये टकराव असल में पीढ़ियों का था। अब कहानी में एंट्री होती है होरी के बेटे गोबर की, जिसे अपने पिता का ये झुके रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। पिता और बेटे की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। होरी मानता था कि सब किस्मत का खेल है, पिछले जन्मों का हिसाब है। लेकिन गोबर का साफ मानना था कि ये कोई किस्मत नहीं, ये तो ताकत का खेल है जिसमें बड़ा हमेशा छोटे को कुचलता है। और गोबर का ये विद्रोह सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने गांव के हर नियम कानून को तोड़कर रख दिया। वो एक विधवा झुनिया के साथ भाग गया। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उस मर्यादा पर सीधी चोट थी जिसे बचाने में होरी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। गोबर के इस विद्रोह का नतीजा क्या हुआ? वो गांव छोड़कर शहर चला गया, और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां गांव और शहर की दुनिया आमने सामने खड़ी हो जाती है। शहर की हवा लगते ही गोबर पूरी तरह बदल गया। वो भोला भाला गांव का लड़का अब एक चालाक, आत्मनिर्भर और थोड़ा मतलबी इंसान बन चुका था। वो ये साबित कर रहा था कि अगर मौका मिले तो इस सिस्टम से निकला जा सकता है। लेकिन एक तरफ जहां गोबर शहर में तरक्की कर रहा था, वहीं गांव में होरी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपने बैल तक बेचने पड़े, और नौबत ये आ गई कि उसे अपनी ही जमीन पर मजदूरी करनी पड़ी। सोचिए, एक किसान के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। कुछ समय बाद गोबर शहर से पैसा और आत्मविश्वास लेकर गांव लौटता है। उसे लगता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा, अपने पैसे से सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। पर वो गलत था। उसे जल्द ही समझ आ गया कि एक इंसान की कमाई उस कर्ज के जाल को नहीं तोड़ सकती जिसमें पूरा गांव जकड़ा हुआ था। होरी पर कुल कर्ज था 200 रुपए, और जानते हैं ये कर्ज शुरू कहां से हुआ था? सिर्फ 30 रुपए से। ब्याज के ऊपर ब्याज ने इस छोटी सी रकम को एक ऐसे पहाड़ में बदल दिया था जिसके नीचे होरी की पूरी जिंदगी दब कर रह गई। और यहीं पर होरी को एक कड़वी सच्चाई समझ में आती है कि उसकी और उसके जैसे करोड़ों किसानों की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, अपना खून पसीना बहाकर बड़े लोगों की तिजोरियां भरना। कर्ज कभी खत्म नहीं होगा, बस बढ़ता जाएगा। और फिर अंत में वही होता है जिसका डर था। जिंदगी भर की मेहनत और कर्ज का बोझ होरी का शरीर अब और नहीं सह सका। वो टूट गया, और उसके साथ ही टूट गया उसका वो एक छोटा सा सपना, अपनी एक गाय पालने का सपना। प्रेमचंद ने ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी थी, लेकिन ये आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, पर क्या आज के भारतीय किसान की कर्ज और उससे भी बढ़कर अपनी मर्यादा और सम्मान की लड़ाई, क्या वो वाकई खत्म हो गई है?